ओके सो शुरू करें। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। हमारी जो चर्चा है वो, जैसा आपको पता है कि पिछले एक वीक से हम आपको ज्योग्राफी के सिलेबस को और उसमें टॉपिक्स को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की किताब है उसको पढ़ने के लिए भी आपको इनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक थिंग्स शुड बी क्लियर, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं वहाँ पर आने के पहले ज्योग्राफी में अगर आपकी बेसिक ग्राउंडिंग थोड़ी सी है तो ज़्यादा बेहतर उत्तर लिखने की संभावना होती है। क्योंकि अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। जितने भी टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस जो हैं मोर और लेस एक ही पैटर्न पर पूछे जाते हैं। जो रियल चैलेंज है ज्योग्राफी का कि यू हैव टू डेवलप एन आंसर विच इज़ सुपीरियर इन नेचर, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का आंसर आपको डेवलप करना है। और उसके दो इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं कंपोनेंट है गुड आंसर के। पहली तो है कि आंसर में आपकी समझ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग है कि आंसर में जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम हो कि हमें कितना लिखना है। बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जैसे इसी बार कोपन पूछा गया, तो कोपन जनरली लोग तैयार करते हैं बड़े प्रश्न के रूप में। छोटे प्रश्न के रूप में उस पूरे कंटेंट को कंप्रेस करना भी एक बड़ा चैलेंज है ज्योग्राफी के अंदर। तो वो तब हो पाता है, दोनों बातें इंटर रिलेटेड हैं इन द सेंस कि इफ़ यू हैव गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक then you can easily compress the content according to the requirement and space available जो आपके पास है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बना सकते हैं। बट अगर आपको पता नहीं है टॉपिक को कायदे से, और जो ज्योग्राफी में एक ट्रेंड रहा है, देखिए यहाँ पर बिहार में मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को, मैं पूछता भी था कि आप कैसे ऑप्शनल की तैयारी करते हो, वो सारे स्टूडेंट्स तो कहते सर एक नोट्स ले लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, लिख कर आ जाते हैं। वो पैटर्न से आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा कि ठीक है हमने याद कर लिया, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बदलाव के साथ नहीं आता है, तो लगता है कि चलो लिख कर तो आ गए, लेकिन लिखने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने सारे प्रश्न लिख भी दिए हैं, उसमें मैप्स डायग्राम्स जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया, तो बहुत खराब नंबर भी आ सकता है बीपीएससी के अंदर। और बीपीएससी में खराब नंबर का मतलब क्या होता है? एवरेज से एवरेज भी आया तो खराब है। अगर मान लीजिए इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स अच्छा हुआ। गुड मार्क्स उसको कहेंगे जो 10+1 हो, और ये जो +1 है ना, उसको पाने के लिए ही सारी जद्दोजहद है। तो उस बात को ध्यान में रखकर मैंने कहा है कि टॉपिक शुरू करने से पहले सिलेबस का अच्छा आइडिया हो, उसके टॉपिक्स का आपको पता हो, देन यू कैन डेवलप गुड आंसर, तब आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। पिछले दिनों हमने जियोमॉर्फोलॉजी की चर्चा की, क्लाइमेटोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें बेसिक भी बता दे रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी वी आर डिस्कसिंग, सो दैट कि एनसीईआरटी किताब को पढ़ने में आपको कोई परेशानी ना आए। पिछले क्लास में हमने आपको वी टॉक्ड अबाउट प्रेशर बेल्स। प्रेशर बेल्स के पहले हमने टेम्परेचर बेल्ट बताया, यानी ताप कटिबंध बताया। पिछले क्लास में हमने दाब कटिबंध का कैसे निर्माण होता है, एनसीईआरटी की किताब सबने पढ़ी होगी, अब समझ में आ गया होगा। एवरीवन गॉट गॉन थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, तो वो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ताप कटिबंध क्या होता है, दाब कटिबंध होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे कारण क्या है, यह भी पता चल गया होगा, जो क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। इसके बाद हमने इसी प्रेशर बेल्ट्स को बताने के दौरान आपको परमानेंट विंड्स भी बताया। अस्थाई पवन, और 3 महत्वपूर्ण अस्थाई पवन हैं। एक तो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जिसको ट्रेड विंड बेसिकली कहते हैं, व्यापारिक पवन। शायद हिंदी में मैं नहीं बता पाया तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ आपको, है ना। ट्रेड विंड का हिंदी नाम
व्यापारिक पवन है। उसके बाद वेस्टर्लीज है जिसको पछुआ पवने कहते हैं, और उसके बाद जो है पोलर विंड्स हैं जिसको हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं। इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है विंड्स का, क्योंकि विंड्स को अगर आप नहीं समझते हैं तो क्लाइमेट में जो रेनफॉल है उसको समझने में आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द परमानेंट विंड्स जो कि डेवलप हुए। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि जो परमानेंट विंड है वो परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स के कारण है। पृथ्वी के सतह पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में आप देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना, सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर, ये ऑल्टरनेट है। देखिए याद ना रहे ना तो याद करने का या ध्यान में रखने का कंफ्यूजन कभी क्रिएट हो तो अगर ये लो है, ये लो प्रेशर है तो इसके ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर, ऑल्टरनेटिव करके ये लो ये हाई, फिर एक क्या होगा लो प्रेशर, और फिर आपको मालूम है पोलर एरिया में हाई प्रेशर होगा। तो लो हाई, ठीक है। अब नाम दे सकते हैं, ये जो है विषुवतीय लो प्रेशर है। देखिए लो प्रेशर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो लो प्रेशर परमानेंट लो प्रेशर को हम लोग इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण उच्च दाब, विषुवतीय निम्न दाब हिंदी में। और ये लो प्रेशर जो है इसको कहते हैं सब पोलर उपध्रुवीय निम्न दाब, सब पोलर लो प्रेशर। और ये हाई प्रेशर ध्रुवीय उच्च दाब, इसको कहते हैं पोलर हाई प्रेशर। इसी तरह से यह उत्तरी गोलार्ध में हो गया, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो आपके प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, उसी कारण आप देखिए हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। तो ये जो पवन है यही ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड का बेल्ट है। जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पर व्यापारिक पवनें काफ़ी सक्रिय होती हैं। उसके बाद आप देखिए कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और ये सब पोलर लो प्रेशर, तो विंड इधर भी चलती है, इसको कहते हैं पछुआ पवनें। ठीक है, ये वेस्टर्लीज का एरिया है। उसी तरह हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है पोलर एरिया से इस प्रकार से पवनें चलती हैं, इसको हम लोग ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में भी आप पाएंगे कि पछुआ पवनें इस प्रकार से चलती हैं, पछुआ पवन पश्चिम से चलती है। और उसी प्रकार से आप देखिएगा पोलर एरियाज में यू विल सी, ये उत्तरी गोलार्ध है, इस नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भी पूर्वी पवनें चलती हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये सारा परमानेंट विंड का डायरेक्शन है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं ऑप्शनल तो आप देखेंगे कि अक्सर जो है इन बातों को ध्यान में रखना होता है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बैकग्राउंड में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि टॉपिक जो है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वो है वायु राशियां। क्या है, वायु राशियां, सॉरी, एयर मास। ये कॉन्सेप्ट है, एयर मास का कॉन्सेप्ट वेदर को समझने के लिए है। किसी भी स्थान के जो मौसम को समझने के लिए ये एक वायु राशि का कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्यों दिया गया है इसको बहुत समझने की बहुत कॉमन, बहुत कह सकते हैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके फंडामेंटल को समझ जाएं कि वायु राशि कहने का मतलब क्या है और ये क्यों ये एक टर्म लाया गया है। देखिए पहली बात है कि हम लोग जनरली बात करते हैं एयर की, ये बात कर रहा है एयर मास की। तो सबसे पहला जो एयर और एयर मास का डिफरेंस है वो ध्यान में रखिए कि एयर अगर आप सिर्फ कहते हैं, वायु कहते हैं,
इसका मतलब है कि आप बहुत लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं। एयर मास जैसे ही आप कहते हैं तो ये एक्सटेंसिव होता है, विस्तृत होता है, दिमाग में रखना है। यानी बड़े एरिया में अगर वायु हो तो उसी को हम लोग वायु राशि कहते हैं, बड़े एरिया में। छोटे एरिया में नहीं, अगर बहुत सिंपल छोटे से क्षेत्र में है तो ये नहीं कहेंगे। अब ये आया कहाँ से? आपको मैंने क्या बताया, पृथ्वी के सतह पर क्या बताया, प्रेशर बेल्ट्स बताए। तो वायु कहाँ रहेगी? लो प्रेशर एरिया में तो नहीं रहने वाला है। तो आप देखिए कि दो क्षेत्र हैं जहां पर हाई प्रेशर है, एक तो ट्रॉपिकल एरिया में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और एक क्या है, पोलर हाई प्रेशर। यही दो क्षेत्र हैं जहां पर क्या हो सकता है कि वायु राशि जो है का निर्माण हो सकता है। बड़े क्षेत्र में वायु जो है सतह के पास रह सकती है, ठीक है। दूसरी भी बात है, यहां तक ये क्लियर है सबको कि वायु राशि कहने का मतलब है कि वायु का विशाल पुंज, है ना। एयर मास का मतलब है एक्सटेंसिव जो एयर है, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जो वायु है, उसी को हम लोग वायु राशि कहते हैं। एक बात है, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, टेक्निकल डेफिनेशन आएंगे हम जब आपको पढ़ाएंगे। हम बस कॉन्सेप्ट से आपको कह दे रहे हैं ताकि आपको एक, जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद टॉपिक पे आएंगे, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे लिखना होता है, विल टॉक अबाउट दैट। तो ये दो प्रेशर बेल्ट है जहां पर कि क्या हो सकता है, वायु राशि का निर्माण हो सकता है। यानी वायु राशि कितने तरह का हो सकता है, एक जो ट्रॉपिकल एरिया में बना और एक जो पोलर एरिया। यही देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो यू विल सी दिस कि वायु राशि क्या है, कि वायु का विस्तृत क्षेत्र जहां पर वायु राशि का निर्माण होता है वो चाहे तो ट्रॉपिकल एरिया में होगा या पोलर एरिया में होगा। तो निश्चित तौर पे, चूंकि हमें क्या करना है, हम क्यों वायु राशि पढ़ रहे हैं, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द एयर मास, बिकॉज वी वांट टू नो द वेदर कंडीशंस, कि किसी भी जगह पे मौसम में बदलाव कैसे आता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि इसका कारण एयर मास है। एयर मास का सिद्धांत जो है किसी भी प्रदेश की जो मौसमी विशेषताएं हैं उसको एक्सप्लेन करने में ये मदद करता है। कैसे करता है, थोड़ी बात करेंगे। और जनरली ये वायु राशि का जो प्रभाव है आप देख लीजिए कि वह लो लैटिट्यूड में नहीं है, हाई लैटिट्यूड में ज्यादा होता है। कारण क्या है कि हाई प्रेशर जो है का जोन में ही वायु राशि बनता है, और ये वायु राशि का प्रभाव क्षेत्र जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के नीचे कम देखने को मिलेगा। बता रहे देखिए, आप ये जानिए कि वायु की टेंडेंसी क्या होती है, जहां भी हाई प्रेशर रहेगा वहां बिल्कुल शांत रहेगा, है ना, तभी वायु राशि बनेगी। और अगर मान लीजिए कि जहां पे वायु गर्म हो गई और ऊपर चली गई, तब तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। लंबे समय तक वायु का एक जगह पे विस्तृत क्षेत्र में रहने से ही वायु राशि बनती है। और ये दो क्षेत्र हैं, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया तो कहा हमने ट्रॉपिकल, दूसरा कहा। अब क्या है कि हाई प्रेशर में जैसे ही कोई है तो ये बनती जरूर है अपने क्षेत्र में, इसीलिए वायु राशि के दो संदर्भ हैं। एक तो इसका ओरिजिन कहां होता है ना, ठीक है। इसकी उत्पत्ति वाले को दो क्षेत्र ही हैं, यह भी पूछता है। देखिए ये प्रश्न भी पूछता है और मैंने आपको आंसर भी दे दिया। अब सवाल है इसको लिखने का, डायग्राम बनाने का, विश्व मानचित्र दिखाने का, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है कि उसकी उत्पत्ति होगी थी, उत्पत्ति वाले क्षेत्र होंगे। लेकिन आप यह भी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यहां जरूर वायु राशि का निर्माण होता है, पर यहां से पवनें चलती हैं, है ना, और हाई प्रेशर से भी विंड्स चलती हैं, वेस्टर्ली चलता है, ईस्टर्ली चलता है। तो क्या होगा कि चूंकि हम किसी भी जैसे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विंड जब कहां जाएगी, जिन क्षेत्रों में जाएगी, तो उन क्षेत्रों में क्या परिवर्तन होगा। तो यानी एक तो हो गया ओरिजिन का क्षेत्र और दूसरा हो गया जहां उनका डेस्टिनेशन है। यानी उद्गम क्षेत्र और उद्गम से वह जिन जगहों पर जाते हैं उन जगहों पर भी वायु राशि का क्या प्रभाव होता है।
और जब ये ओरिजिन से डेस्टिनेशन की ओर जाता है तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन द एयर मास? we'll talk about that. टेम्परेट साइक्लोन की बात हम करेंगे. मैं आपको वायु राशि इन जनरल बता रहा हूं कि वायु क्या कहीं बनेगी. मान लीजिए आप कहते हैं इस बार पोलर विंड चल रहा है, अमेरिका में बड़ी ठंड पड़ रही है ना. जब आप कहते हैं काफी ज्यादा टेम्परेचर, जो खासकर देखिएगा नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, खासकर न्यूयॉर्क एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका, उसमें क्या होता है, ये पोलर विंड्स का इंपैक्ट होता है. क्योंकि इसका निर्माण कहाँ हुआ है, इस विंड का निर्माण जो है, वायु राशि का निर्माण कहाँ हुआ है, पोलर एरिया में. जब ये मूव करता है नीचे, देन लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस. अनेक तरह के इसमें परिवर्तन आते हैं. उन परिवर्तनों को जानना है, क्या मैकेनिकल चेंज आता है, क्या थर्मोडायनेमिक चेंज आता है, तो ये डिपेंड करेगा किस तरह के सरफेस पे वो मूव कर रहा है. यस, किस तरह के सरफेस पे क्या हो रहा है, ये मूव करता है. इसीलिए वायु राशि में आपको उत्पत्ति भी जानना होता है, कहां जा रहा है ये पता होना चाहिए. और तीसरा भी है, इसका आपको जो कहते हैं पूरा पाथ का भी पता होना चाहिए, ट्रेजेक्ट्री जिसको बोलते हैं, इसके परिभ्रमण पथ का भी ज्ञान होना चाहिए. और परिभ्रमण पथ जो इसका ट्रेजेक्ट्री है या पाथ है जिस पे ये जाता है, उसमें फिर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और वही किसी भी जगह के मौसमी विशेषताओं को बताता है. और परिवर्तन यह दो प्रकार का आता है. There are two types of changes that can take place when air mass moves out its or place of origin. उत्पत्ति क्षेत्र से, उद्गम क्षेत्र से बाहर निकलने पर वायु राशि में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वही परिवर्तन क्या निर्धारित करेगा कि डेस्टिनेशन पे कैसा जलवायु होगा या कैसा वेदर कंडीशंस वो क्रिएट करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो तरह के चेंज होते हैं. एक तो होता है थर्मोडायनेमिक चेंज, थर्मोडायनेमिक चेंज, आपको ये सब लिखना पड़ेगा विस्तार से, विल टॉक अबाउट दैट. और दूसरा होता है मैकेनिकल चेंज. बस टर्म याद रखिएगा तो एक ओवरव्यू आपको मिल जा रहा है. थर्मोडायनेमिक का मतलब हुआ उष्मागतिकी परिवर्तन, हिंदी में उष्मागतिकी परिवर्तन. और दूसरा है मैकेनिकल चेंज, मींस यांत्रिक, जो उसमें पर संशोधन भी, कहीं मॉडिफिकेशन भी लिखता है, मॉडिफिकेशन इन एयर मास, संशोधन भी लिखता है कहीं कहीं, और परिवर्तन भी लिखता है. ठीक है, तो ये आपको बताना होगा कि ओरिजिन एरिया में कहां कहां ओरिजिनेट करता है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है. लेकिन ज्यादातर एयर मास जो पूछा जाता है, एक और प्रश्न आता है कि एयर मास का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास. एक क्वेश्चन क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास. दो तीन तरह के ही प्रश्न बनते हैं, जिसका मतलब जस्ट हम आपको एज ए कॉन्सेप्ट बता देते हैं. थोड़ा सा एक एक पेज में ध्यान रखिएगा ना, तो आपको पता रहेगा हमको क्या क्या टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है. और एनसीईआरटी में पढ़ भी लिया उसको, तो बेसिक हमें क्लियर हो गया. जितना हम आपको बता रहे हैं ना, उतना भी अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो नंबर बहुत अच्छा आता है, उतने से भी. लेकिन हम चाहते हैं वो नहीं, हम तो चाहते हैं सबका 80% है, इट नॉट लेस देन 80%. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास जो है, यानी वायु राशि का वर्गीकरण, मैं आपको बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं. ज्योग्राफी से जो डर है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है. भारी भरकम चीज को देख के ही आदमी डर जाता है, वो जानता ही नहीं ये काम कैसे करता है, तो डर स्वाभाविक है. ज्योग्राफी अपने टर्म से डराता है. जैसे मेडिकल में बीमारी छोटा हो पर नाम बड़ा होता है, आपको कह दे उसका मेडिकल नाम तो पेशेंट दवा से पहले ही सरेंडर कर दे, भाई कौन सी बीमारी हो गई. तो ज्योग्राफी का एक जो टेरर है उसका कारण यही है, टर्म्स. लेकिन उस शब्द के पीछे है क्या ये जान लीजिए, तो उस शब्द से डर कम लगता है. तो होता क्या है कि हम शब्दों से घबरा जाते हैं और इंटरचेंजेबली यूज होता है.
कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना, हम इसको कैसे समझें, कहीं ये लिख देता है कहीं वो लिख देता है, तो पर उसके लॉजिक को समझिए। क्यों ये कहीं पर एयर तो सुना था, एयर मास क्या चीज़ है। मुझे आज भी याद है कि वेन वेयर इन ग्रेजुएशन इसी पट्टा कॉलेज में, एंड वन ऑफ द टीचर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एयर मास, हमें कुछ समझ में नहीं आया। आई डिडंट गेट एनीथिंग, व्हाट इज एयर मास। एंड और उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो गलत नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज एयर मास एंड व्हाई वी आर स्टडिंग एयर मास। एयर तो समझ में आता है, एयर मास हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि एक्चुअली एयर जो है वो सरफेस पे रहता है, उसके जो गुण हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डेफिनेशन से शुरू हुए। व्हाट इज एयर मास एंड डेफिनेशन, ही गेव एलिगेंट definition of air mass, and she used to speak English, complete English, और आधे बच्चों को तो वो अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, एयर मास बोलती ही नहीं थी, वो बोलती थी एयर। तो एक स्टूडेंट था, वो कंप्लीटली हिंदी मीडियम से, उसने कहा मैम एयर क्या होता है, तो मैम ने कहा अभी तुमको तो फिर थोड़े नीचे क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल ये है ना कि आप जब तक, देखिए प्रॉब्लम ज्योग्राफी का यही है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। एयर मास को समझने के लिए क्यों मैं अब समझ पाता हूं कि क्यों शी वाज अनेबल टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर आप वायु राशि समझना चाहते हैं तो होल क्लाइमेटोलॉजी पर कमांड चाहिए, क्योंकि ये जो आपको थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल चेंज हमने लिखे, इसको समझने के लिए स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी समझनी होगी, कि कैसे एयर में टेम्परेचर जाने से कंडक्शन कन्वेक्शनल कैसे चेंज जाते हैं, कैसे वो अनस्टेबल हो जाता है। तो होल लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड बिहाइंड ये एयर मास। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को एकदम कहते हैं कंपार्टमेंट में देखोगे कि वायु राशि पढ़ रहे हैं, तो यू कांट गेट इट। लेकिन अगर आप वायु राशि को पूरे क्लाइमेटोलॉजी में या वेदर फिनोमेना से जोड़ करके देखोगे तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, एंड आप ये भी समझ पाएंगे कि ये पढ़ना क्यों है। तो बेसिकली ये क्या करता है, टेम्परेट जो जोन है उसमें जो वेदर फिनोमेना है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। विल गिव यू सम एग्जांपल, हम लोग देख गए आपको वो एग्जांपल्स, तो आपको ज्यादा बेहतर। एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास, कि एयर मास कितने तरह का होता है, बेसिकली उसको कैसे हम लोग क्लासिफाई। तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ओरिजिन, कहां पे ये ओरिजिनेट होता है, तो दो एरिया में ही ओरिजिनेट होता है। क्यों यही दो एरिया में होता है, बिकॉज विंड जो है या एयर जो है ट्राई टू डिसेंड, वहां पे क्या नीचे उतरता है, यही दो एरिया है। परमानेंट, लोकली नहीं, क्योंकि ये एक्सटेंसिव में होना चाहिए, रीजनल इंपैक्ट होता है इसका। इट्स नॉट अ लोकल फिनोमेना, इट्स अ रीजनल फिनोमेना। तो आपने जान लिया कि ट्रॉपिकल है और पोलर है। दूसरी बात आप जानिए, दूसरी बात आपको जानना है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में क्या सारा सरफेस ओशनिक है या कॉन्टिनेंटल है। दोनों में अंतर होगा। एयर मास अगर मान लीजिए कि लैंड के ऊपर डेवलप हुआ है तो क्या होगा, रिलेटिवली उसके अंदर मॉइस्चर कम होंगे, और ओशन के ऊपर अगर वो डेवलप हुआ है तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर के आधार पे ये दो भाग कर दिया। ये कैसा एयर मास होगा, वार्म एयर मास। ये कैसा एयर मास होगा, कोल्ड एयर मास। और ये जब आप देखते हैं, ये ट्रॉपिकल एयर मास भी दो तरह का होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में ओशन भी हो सकता है और उसमें कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो कहते हैं उसको छोटे सी से डिनोट करते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड पोलर, सॉरी मैरीटाइम। पोलर तो हो गया इधर ना, ये मैरीटाइम एम। और पी में भी क्या होगा, पोलर एरिया में भी ये कॉन्टिनेंटल हो सकता है या मैरीटाइम हो सकता है। हिंदी में अगर आप कहें तो ये महाद्वीपीय हो सकता है और महासागरीय हो सकता है। इसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से डिनोट किया जाता है। और यहां पे कहेंगे वायु राशि दो तरह की होती है प्राइमरी लेवल पे,
उष्णकटिबंधीय और दूसरा पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय वायु राशि। और फर्दर इसको क्लासिफाई किया जाता है किस कैसे सरफेस पे वो डेवलप हुआ है। अगर कॉन्टिनेंट पे हुआ तो कॉन्टिनेंटल, और अगर महासागर पे हुआ है तो मैरीटाइम। उसी तरह से पोलर में भी कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम। तो पूरे विश्व में प्राइमरी प्राथमिक तौर पे 4 प्रकार की वायु राशियां होती हैं, है ना। दो दो से कॉम्बिनेशन बनाइए, ऐसे लिखा भी जाता है सीटी यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, दूसरा होगा एमटी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, उसी तरह से कॉन्टिनेंटल पोलर और उसी तरह से मैरीटाइम पोलर। ये 4 प्रकार की प्रमुख वायु राशियां विश्व में बनती हैं। अब ये कहां कहां बनती हैं ये आप जान जाइए, तो आप एक बार विश्व का मानचित्र देख लीजिए। तो लैंड एंड ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। जैसे हमने यहां क्या लिखा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में क्या लिख दिया, पूरा ऐसे बना दिया जैसे कि पूरा का पूरा एक जैसा सरफेस है नहीं ना। तो आप यहां पे ट्रॉपिकल एरिया में लैंड एंड ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सीटी एमटी सीपी एमपी बनेगा। और फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना कौन सी बड़ी बात है, आपको इसके बारे में लिखना होगा तो 4 लाइन आप तो अभी लिख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट के ऊपर बना है इसलिए ये रिलेटिवली ड्रायर है, ट्रॉपिकल में है तो रिलेटिवली वार्मर है? और कहाँ पे बना ये दिखा दीजिए तो आपका काम हो गया। तो चारों पे 2-2 लाइन भी लिखे तो 4 पेज हो गया, और एक मैप बना दिया तो काम तो आपका वायु राशि का यहीं से हो जाता है। बट इतना नहीं लिखना चाहिए, इससे ज्यादा लिखने की बात है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वायु राशि को बताया, इसमें थर्मोडायनेमिक और मैकेनिकल चेंज की वजह से भी, क्योंकि ये बन गया, अब बनने के बाद क्या होगा, अब ये जाएगा, मूवमेंट जब होगा इसका, इट विल चूंकि हाई प्रेशर में क्या होता है कंडीशन में, विंड विल गो आउट फ्रॉम द एरिया ऑफ ओरिजिन। तो जब अपने उद्गम क्षेत्र से या बाहर जाएगा तब ये 2 चेंज होंगे, थर्मोडायनेमिक चेंज एंड मैकेनिकल चेंज। तो अब ये किस तरह के सरफेस के ऊपर जाता है, मान लीजिए ये जा रहा है और माउंटेन आ गया बीच में, तो ये कहते हैं वायु राशि, द एयर मास विल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। तो ये मॉडिफिकेशन के बेसिस पे भी इसमें फर्दर इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, वार्म, कोल्ड। तो वो डिपेंड करता है, वार्म कोल्ड का है कि किस तरह के सरफेस पे जा रहा है। मान लीजिए कि जिस सरफेस पे मूव कर रहा है वो ज़्यादा कोल्डर है और ये वार्मर है, तो वार्म एयर मास हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उसके मुकाबले एयर मास ठंडी है, तो उसको हम लोग कोल्ड एयर मास कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि when it moves out of its area of origin, then what kind of surface over which it moves, किस तरह के सतह पर ये मूव कर रहा है। तो इसके आधार पे जो है फर्दर और भी क्लासीफाई होता है, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, के कहते हैं, कोल्ड के लिए के वर्ड यूज होता है, वार्म के लिए डब्ल्यू यूज होता है, और उसके बाद स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी भी इसमें हो सकता है। तो फर्दर इट विल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सरफेस, अकॉर्डिंग टू द अदर फैक्टर्स, जिससे कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी होती है। तो ये भी एक फैक्टर, तो फर्दर ये होता है, लेकिन ये 4 बड़े होते हैं। इतना एनसीईआरटी की किताब में आप जब पढ़िएगा तो इतनी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। तो वायु राशि मेरे ख्याल से थोड़ा आपने समझा, जो लोग पहले से मेरा क्लास किया है उसको थोड़ा तो ज़्यादा पता होगा डेफिनेटली, लेकिन जिन लोगों ने कभी मतलब उस तरह से नहीं पढ़ा उनको एक आइडिया डेवलप कर गया होगा। एंड यू गो थ्रू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी वायु राशि दी गई है। आप बेसिक आपका हो जाए ना, फिर क्या है कि उसके में मैप बनाना, उसके अंदर में एग्जाम्पल्स देना, वो सब वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, कि देखो होता क्या है ना कि जैसे सीटी है या एमटी है, वर्षा किससे होगा, जो भी एमटी है, एमटी एमपी, इससे क्या होगा
कि सीटी और सीपी से वर्षा कब हो सकती है। मान लो सीपी है, एक एग्जांपल देते हैं कि सीपी मान लो कॉन्टिनेंटल पोलर कहाँ बनेगा, पोलर एरिया में, मान लो कनाडा में बना। अब क्या कनाडा से नीचे आ रहा है, जहां जहां गुजर रहा है वहां पर बिल्कुल जो है कहते हैं कोल्ड वेव चलने लगेगा, है ना, मौसम अचानक बदलेगा। सीपी के आते ही द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन कि कोल्ड वेव चलने लगेगा। अब ग्रेट लेक्स के ऊपर से सीपी गुजरेगा तो क्या हो गया, मॉइस्चर भी मिल गया, तो अब क्या अमेरिका में आके वर्षा भी कर देगा। तो इट डिपेंड्स। तो इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है ये वायु राशि किसी भी जगह के मौसम में, और घंटों में बदलाव होता है। इसके पहुंचने पर क्या क्या बदलाव होगा आप एक एक लाइन पॉइंट में लिख दीजिए, मैप बना दीजिए, कौन नंबर से रोक सकता है। एंड बहुत कॉमन लॉजिक से हम आपको पूरी बात बता देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो जस्ट एनसीईआरटी किताब आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट डिटेल। तो बेसिक अगर आपका रहेगा तो I will spend less time on the basic things. We'll talk about the higher concepts. इसमें जो weather phenomena इससे associated है, we will talk about more about that. ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी बड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे देखिए दो फायदा है, बिकॉज जब भी मेरे आप क्लास में होते हैं तो थोड़ा सा, एक स्टूडेंट अभी कल ही था शायद, वो बाहर से आया था, बोला कि देखता हूँ तो सिर्फ एरो और कुछ वर्ड्स दिखता है। बोले कैसा टीचर है, क्या पढ़ा रहा है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पहले आपकी डेवलप करेगी। वर्ड्स जो हैं वो आपको एनसीईआरटी, बिकॉज हम डिक्टेट नहीं कर सकते। आप 5th क्लास के स्टूडेंट थोड़ी हैं कि चलो बच्चों लिखो। ये मुझे लगता है कि 5वीं क्लास में आपको ले जाने के बराबर है। तो पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यू आर ग्रोन अप्स, और थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग भी आप में डेवलप कर रहा है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रीड एनसीईआरटी बुक। अब आपको एनसीईआरटी किताब में कोई चीज अजूबा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या मिलेगा वायु राशि का, कि वायु राशि क्या होता है। तो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई वायु है, ठीक है, एक्सटेंस। अब देखो ये ट्रॉपिकल और पोलर, उसमें होगा क्या, टेम्परेचर को लेकर एक समानता होती है ना। तापमान को लेकर क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होगा। दूर तक फैला जरूर है लेकिन यूनिफॉर्म है क्या, टेम्परेचर, क्योंकि एक ही तरह का सरफेस है जिस पे ये डेवलप हुआ है। ट्रॉपिकल एरिया में चूंकि टेम्परेचर का कंडीशन दूर तक एक जैसा होता है, प्रेशर का कंडीशन एक जैसा होगा, है ना, क्योंकि हाई प्रेशर में ही बना है। तो वो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जिसमें यूनिफॉर्मिटी टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में पाया जाता है और एक्सटेंसिव एरिया में होता है, उसी को वायु राशि कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन के रूप में मिलेगा। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, विल गिव यू फॉर्मल डेफिनेशन। डेफिनेशन भी हम डाइसेक्ट कर देंगे कि इसमें कीवर्ड्स क्या है, और आप उसको लिखिए, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग सिलेबस ओनली। वायु राशि के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं वाताग्र और चक्रवात तथा संबंध परिघटनाएं। वाताग्र ये भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, फ्रंट, और दूसरा है साइक्लोन यानी चक्रवात, और इससे संबंधित जो एसोसिएटेड फेनोमेना एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। अब जरा सा देखिए, एयर मास के बाद वाताग्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाताग्र का निर्माण ही होता है जब दो विपरीत स्वभाव वाले वायु राशि मिलते हैं, विपरीत स्वभाव वाले, और ये सिर्फ एक ही जगह होता है। क्यों, आप देखो, वाताग्र का मतलब यही होता है जब दो अपोजिट नेचर के एयर मास मिलते हैं तो क्या होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। जस्ट एक पॉइंट, जब जो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो अब देखो कि
देखो मिलना का मतलब क्या, एयर मास कहाँ मिलेगा, जहां जो कन्वर्जेंस का जोन है। एक तो ट्रॉपिकल एरिया में कन्वर्जेंस जोन है, लेकिन उसमें विपरीत नहीं है। अब देखो जरा सा ये, इसीलिए कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया का क्लाइमेट को आप नहीं समझ सकते एयर मास से। गेटिंग माय पॉइंट। देखो ये आपका क्या है, इक्वेटर का एरिया, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब पोलर लो प्रेशर, ये पोलर। देखो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बगैर आप एक कदम आगे नहीं। मान लो कि आपको ये नहीं पता है तो आप एयर मास पे घंटों पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये क्या होता है कि यहां से ये इधर की ओर आता है, एक कन्वर्जेंस तो ये है ना, लेकिन दोनों एयर क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में ही है, तो दोनों में क्या है, विपरीत स्वभाव नहीं है, तो फ्रंट नहीं बनता है। ये भी कन्वर्जेंस, जिसको ITCZ कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रॉपिकल एरिया का जो क्लाइमेट है उसको ITCZ से ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं। मॉनसून के क्रम में हमने बताया भी है। तो ट्रॉपिकल एरिया के क्लाइमेट को ITCZ निर्धारित करता है कि ITCZ कहां पर है, वो मौसम के हिसाब से चेंज करता है, एंड अकॉर्डिंगली द वेदर कंडीशन चेंजेस इन ट्रॉपिकल एरिया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो मौसम का बदलाव है वो आप, ये कन्वर्जेंस जोन है, जहां कन्वर्ज करता है वहां इनस्टेबिलिटी आती है एक्चुअली, और अनस्टेबिलिटी आती है तभी वेदर में कुछ हलचल मचती है, नहीं तो बिल्कुल मौसम शांत रहता है। इसीलिए आप देखिए कि समर के टाइम में हमारे यहाँ कितना एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब, इसलिए डिस्टरबेंस कहते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो डिस्टरबेंस, एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस तभी क्रिएट होगा व्हेन टू एयर मास मीट ईच अदर। लेकिन ये सेम नेचर का है, इसलिए फ्रंट जो है वो नहीं बनता है। फ्रंट कहां बनेगा, देखो अब देखो एक एयर मास ट्रॉपिकल हो और एक एयर मास पोलर हो तो होगा। अब देखो ट्रॉपिकल एयर मास कहां, ये वेस्टर्ली जा रहा है और इधर से पोलर विंड आ रहा है, ये जो एरिया है यहां पे बनेगा फ्रंट। यहां क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा। वाताग्र का निर्माण कहां पर होगा, शीतोष्ण कटिबंध में। वाताग्र का निर्माण शीतोष्ण कटिबंध में होगा। इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी जहां पर वाताग्र का निर्माण होता है। और वाताग्र के निर्माण से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन जो है, नॉर्मल पैटर्न जो एयर सर्कुलेशन का है वो चेंज हो जाता है। जैसे साइक्लोन के आने से भारत में भी या उपमहाद्वीप में आप जानते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस बदलता है और फिर साइक्लोनिक कंडीशन बनता है। उसी तरह टेम्परेट एरिया में भी फ्रंट जो है वो साइक्लोन की उत्पत्ति जो है वो वाताग्र सिद्धांत से ही होती है। कहां पे, लेकिन ये साइक्लोन कैसा है, टेम्परेट साइक्लोन, यानी शीतोष्ण चक्रवात। और ये जो होता है जो ट्रॉपिकल एरिया का, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दोनों आपको पढ़ना है क्योंकि वाताग्र के बाद दूसरा टॉपिक साइक्लोन है और उससे एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। तो पूरा इसका स्ट्रक्चर जानना है कि वाताग्र जो है वो कैसे बनता है। देखिए थोड़ा सा बस हम आपको बताते हैं ताकि एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ने में हेल्प मिले। फ्रंट, एक बार अगर पूरा सिलेबस एक बार ओवरव्यू हो जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अच्छा इतना ही पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, बेसिक चीज क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन जिस तरह से आएगा, टॉपिक हर टॉपिक पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बेसिक चीज आप थोड़ा एनसीईआरटी तो आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक में कहां से मुझे क्या पढ़ना है। फ्रंट्स जो है जैसा मैंने बताया कि दो अपोजिंग एयर मास के मीटिंग पॉइंट में मिलता है। अब जरा सा सोचिए कि ऐसा कुछ बन गया,
है ना, ये क्या होगा, ट्रांजिशनल जोन जैसा होता है। बाउंड्री का मतलब क्या, दोनों मीटिंग पॉइंट पे क्या होगा, दोनों मिक्स नहीं करेगा। अगर मान लीजिए सेम टाइप ऑफ एयर मास है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ अपोजिंग एयर मास, दीज टू डिफरेंट नेचर का एयर मास एक दूसरे में क्या होगा, मिलेगा नहीं। वो क्या करता है, एक फ्रंट का निर्माण करता है। फ्रंट एक्चुअली क्या, एक ट्रांजिशनल जोन है, जहां पे ये मान लीजिए कि ये एयर मास आ रहा है ऐसे, ये क्या है, पोलर कोल्ड एयर मास है, और इधर से पछुआ पवनें चल रही हैं तो क्या है, ये वार्म एयर मास है। तो देखिए कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, और बीच में क्या बन गया, फ्रंट। ये एक्चुअली ट्रांजिशन जोन होना, ना तो ये वार्म है ना पूरी तरह से कोल्ड है, बिकॉज इट विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर। व्हाट विल हैपन कि कोल्ड एयर जो होता है वो रिलेटिवली हेवी होता है वार्म एयर, और वार्म क्या, वो सतह से ऊपर रहना चाहता है, इट्स अ जनरल टेंडेंसी। तो क्या होगा, इसको कभी ये सीधा नहीं रहने देगा, आफ्टर सम टाइम इट विल बेंड इट, ये बेंड कर देगा इसको ऐसे। क्यों, क्योंकि ये कोल्डर एयर मास इसको पुश कर देगा, ये इधर की ओर टेरिटरी में आना चाहेगा, और वार्म एयर मास क्या है, इसके सहारे ऊपर उठना चाहेगा। ठीक है, चाहेगा ना, एकदम सिंपल भाई, एकदम मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल थिंग, आई एम जस्ट सिंपल थिंग कि कोल्ड एयर मास है, हेवी है, क्या करेगा, वो पुश करेगा किसको, इसको मिक्स नहीं कर पाएगा, पर इसको पुश कर देगा फ्रंट को। तो फ्रंट एक तरफ क्या है कि वेवी टाइप का हो जाएगा, पहले स्ट्रेट रहेगा, फिर ये थोड़ा सा वेवी टाइप का हो जाएगा, और ये मोड़ देगा, इसको बेंड कर देगा। ये आपको डायग्राम मिलेगा एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, यू विल गेट दिस डायग्राम इन एनसीईआरटी बुक। तो इसको बेंड कर देगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो फ्रंट के दो पार्ट हो जाएंगे, एक जहां पर कोल्डर एयर पुश कर रहा है और एक जहां वार्मर एयर ऊपर जा रहा है ना। इसीलिए फ्रंट दो तरह का होता है, कोल्ड फ्रंट जहां पर कोल्ड एयर फ्रंट को पुश करता है, और वार्म एयर जिसके सहारे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, इसको कहते हैं वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। तो जब ये इसको पुश करता है, इसको पुश करता है तो क्या होता है, यहां भी वार्म एयर है ना, वो ऊपर की ओर उठता है तेजी से, इसलिए कोल्ड फ्रंट पे काफी वर्षा होती है, और यहां पे वार्म फ्रंट पे क्या, धीरे धीरे हवा ऊपर उठती है, तो यहां पे क्लाउड बनता है, पर वर्षा बहुत हेवी नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स बनते हैं। तो देखो बात वही है कि वेदर फिनोमेना से कैसे वर्षा होती है, तो आपको सिंपल चीज जानना है कैसे, और वर्षा के लिए एक चीज कॉमन है, कैसे भी आपका देखो एक चीज जान लो, मैं रेनफॉल का दो तीन चीज बता देता हूँ, दिमाग में रखोगे तो ये हो जाएगा। वर्षा या बादल निर्माण के लिए दो तीन पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला है कि एयर जो है वो वार्म होना चाहिए, और उसका जो है उसका राइजिंग भी जरूरी है, ठीक है, ऊपर उठना चाहिए। दूसरा है कि इसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, ये अगर है किसी भी तरह से, देखो प्रोसेस राइजिंग का कुछ हो सकता है, ये ऊपर कैसे उठ रहा है, ये मान लो पर्वत आ गया बीच में, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट की वजह से ऊपर जा रहा है कन्वेक्शनल करंट, वो अलग हो सकता है, रीजन कैन बी डिफरेंट, बट इट शुड राइज, बिकॉज राइजिंग एयर में ही क्या हो सकता है, टेम्परेचर विल चेंज एंड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर विल डिक्रीज, तो सैचुरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, एंड देन क्लाउड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। गॉट द पॉइंट, पिछले क्लास में भी हमने इस बात को आपके सामने रखा था। तो रेनफॉल के लिए ये दो कंडीशन का मीट होना बहुत जरूरी है। अब एयर राइज करता है विभिन्न कारणों से, अगर वो पर्वतों की वजह से कहता है तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, पर्वत बीच में आ गया, उसको उठाने में मदद किया, उसमें मॉइस्चर भी था और वार्म एयर भी था, तो क्या हो जाएगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर मान लो कि एयर के राइज होने का कारण क्या है, हीट है, इंसुलेशन इतना इंटेंस है कि वहां पे गर्म होकर हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, तो उसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल।
ठीक है। ओरोग्राफिक यानी पर्वतकृत वर्षा, इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। तो अलग अलग जगहों पर एयर के ऊपर उठने का कारण अलग अलग हो सकता है, तो रेनफॉल भी उसी अनुसार से अलग अलग होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, एयर राइज करने का एक कारण ये भी है, यहां पे क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशंस, तो इसको बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं। चक्रवातीय बोलिए या वाताग्रीय वर्षा। तो एयर कैन बी मेड टू राइज, इट कैन फोर्स टू राइज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारणों से ऊपर उठता है, इसलिए वर्षा का नाम भी अलग अलग होता है। गॉट द पॉइंट। बट द बेसिक चीज क्या है कि एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, इट शुड राइज, देन रेनफॉल विल टेक प्लेस। तो यही फ्रंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, इसका कितना स्लोप होता है, कहाँ बनता है, कैसे मूव करता है, क्या क्या इसमें वेदर फिनोमेना होता है, ये सब पढ़ना है। दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। लेकिन आपको इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, कहीं पे लग रहा है सिलेबस में, सिलेबस का पता होना चाहिए, हाँ, कि कहाँ कहाँ क्या है। ऐसा ना हो कि क्या पढ़ना है तो यही नहीं पता। आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट से ये भी पूछ दो कि बताओ क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो एक दो के बाद आपका बंद हो जाता मीटर। वो इसलिए कि आप जो टर्म्स हैं उसको समझते नहीं, तो वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करता है। तो मेरा यह है कि आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं इन सब चीज़ों से, कि आप परिचित हो जाएं, आप जान लें कि ये है क्या। और फिर एक बार जान पहचान हो गई तो फिर दोस्ती जब हो, किसी को आप नहीं जानते, स्ट्रेंजर हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसके साथ बात करना भी, कौन सी बात बुरी लग जाए, कौन सी बात आउट ऑफ प्लेस लगे। लेकिन एक बार जान जाते हैं तो नहीं बोले भी काम चल जाता है। अच्छी मित्रता की निशानी यही होती है कि बिना बोले भी दोस्त समझ जाता है इसका मन क्या कर रहा है? उसको बोलना नहीं पता, चला जाए यार, घूमने चला जाए, है? अब निकल जाते हैं। तो अच्छी, तो मित्रता का मतलब होता है यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन। तो टॉपिक के साथ भी यही है, इफ यू हैव गॉट डीप अंडरस्टैंडिंग, तब आप सेंस कर लेंगे कि पूछ क्या रहा है, एक वर्ड से ही आप समझ जाएंगे। और अगर नहीं जानते तो दुनिया भर की बातें करेंगे पर उसकी मन की बात नहीं करेंगे, है ना। तो दिस इज द मतलब पर्पस ऑफ की इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, आप देख लीजिए सिलेबस सबके पास होना चाहिए। देखो सिलेबस अपने पास रखो, वो कॉम्पास है, नहीं तो ज्योग्राफी तो समुद्र है भाई। यस, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एंड नहीं है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए कहता हूं सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जब भी आप पढ़ें ज्योग्राफी को, उसके सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़िए। अगर रेफरेंस बुक भी लेते हैं, अगर लेना चाहते हैं आप सब लोग, तो जैसे मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार नहीं, जो नए लोग हैं कभी नहीं पढ़ा है वो 2 बार पढ़ो, जो एक बार पढ़ चुके हो 2 बार, दूसरी बार पढ़ो। मतलब 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ लिए हैं, बहुत लोग एनर्जेटिक होंगे पढ़ लिए, तब रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, एक रेफरेंस बुक रख सकते हो अपने पास। नहीं भी है तब भी हमने ऐप पे सारा टॉपिक वाइज वही पर्टिकुलर चैप्टर जो रिलेवेंट है उतना मैंने पीडीएफ करके ऐप पे डलवा दिया है, ठीक है। आपको जो हमारा आरआर कैंपस का ऐप है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें टॉपिक वाइज रेफरेंस मटेरियल हैज बीन अपलोडेड इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ, दोनों माध्यम में रेफरेंस मटेरियल दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना बुक ही रखें, इंटरेस्ट है, तो किताब भी रख सकते हैं रेफरेंस के पहले, लेकिन एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेना, तब ये रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक के रूप में जो किताब है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। बहुत लोग सविंद्र सिंह की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। देखिए किताब अच्छी है, लेकिन आपके लिए उपयोगी है ये महत्वपूर्ण है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है,
और इसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स, जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं बस उतने ही टॉपिक को पढ़ो, ये नहीं कि पूरा पढ़ रहे हैं। तो ये रेफरेंस बुक के रूप में है आफ्टर फिनिशिंग योर एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक से 80% इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाता है जो आपको लिखना है, 75 to 80। 20% सप्लीमेंट्री करने के लिए आप इसको पढ़ते हो। कुछ टॉपिक्स भी एनसीईआरटी में उतने विस्तार में नहीं है, तो वो आपको यहां मिल जाएगा। तो पहला ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, और जो है और फिर मेरा लेक्चर, इस तीन चीजों को मिला के देन यू राइट एन आंसर, तब Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, हर टॉपिक पे तैयार। देखो दो तरह से नोट्स जो है दो तरीके का होना चाहिए। आपने ये कर लिया, दिस पार्ट इज डन, देन क्या है, मैप्स और डायग्राम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आपका एक पेज होना चाहिए जो मान लो फ्रंट्स है, फ्रंट्स में कितने डायग्राम है, डायग्राम का एक सेपरेट पेज बना लो, ताकि एग्जाम के पहले आप थोड़ा सा डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बिना डायग्राम को प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में नहीं बना सकते। और अगर आपने डायग्राम को प्रैक्टिस कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत फास्ट ड्रॉ करोगे, और आप जो है वो कहते हैं क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी समस्याएं पैदा करेगा। तो पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग बन गया। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि नोट्स जब भी बनाते हैं उसके दो पोर्शन जरूर कर लीजिए, कि एक तो मैप्स एंड डायग्राम्स के, मैप्स एंड डायग्राम्स का अलग बिल्कुल नोट्स होना चाहिए, जिसमें ओनली मैप्स, टॉपिक से रिलेटेड जितने मैप्स हैं वो एक जगह पे प्रॉपर लेबलिंग की हुई। उसका देख, लेबलिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम आपने बनाया, उसका हेडिंग बहुत ज़रूरी है, क्या ये दर्शा रहा है, और डिफरेंट पार्ट्स का क्या नाम है, ठीक है। तो ये लेबलिंग प्रॉपर नहीं होने से नंबर नहीं मिलेगा। तो ये मैप्स और मैप्स का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत लोग जो मैप नहीं बना पाते हैं उनका क्या, मैप दो तरह के मैप आपको बनाना होगा, एक तो इंडिया का और दूसरा वर्ल्ड का। फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना होगा, और जब भारत का पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे इंडिया प्लस बिहार भी। कैसे प्रैक्टिस किया जाए, जो लोग थोड़ा बहुत करते जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी जो मैप अच्छा नहीं बना पाते हैं, मैप अपना ही बना करके हंसी आती है, अजीब लगता है, तो उसका तरीका यह है कि कोई एक आउटलाइन मैप आप ले लो, थोड़ा बड़ा साइज का, इतना दिस साइज, वो आप ले लीजिए, उसका लैमिनेशन करा लीजिए, गेट इट लैमिनेटेड। उसका लैमिनेशन करने के बाद जब भी थोड़ा बैठे हो, अपने हाथ से या स्केच पेन ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर लिया। आप ऐसा अगर 10-15 दिन करोगे तो आपका हैंड जो है वो लर्न कर लेगा कर्व को। जो मैप है ना, उसमें कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एनी प्लेस, एनी कंट्री, एनी कॉन्टिनेंट। सो कर्व का आपको आइडिया तभी होगा व्हेन यू थोड़ा सा 2-4 बार आप चलाएंगे, और उसके बाद एक प्रैक्टिस का भी बुक रखो जिसमें आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो, पेंसिल से, हड़बड़ा के नहीं, ठीक है। थोड़ा करोगे, 10-15 दिन करोगे तो एक आइडिया, एक मतलब कहते हैं बहुत अच्छा नहीं, लेकिन एक रफ स्केच जो है कॉन्टिनेंट का, ऐसा मतलब अफ्रीका बनाया तो अफ्रीका दिखना चाहिए, ठीक है। अमेरिका बनाया तो अमेरिका लगना चाहिए, भारत बनाया तो भारत लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए ड्रॉ किया है भारत या नेपाल बना दिया है। तो वो डिफरेंस जो है वो दिखना चाहिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लो वर्ल्ड का भी। वर्ल्ड में देखो, वर्ल्ड का प्रैक्टिस कैसे करना है, अब ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड बनाने की कोशिश करना, डोंट ट्राई टू प्रैक्टिस इंटायर वर्ल्ड। आप जो है सब देखो, रेफरेंस पॉइंट हमेशा इक्वेटर ड्रॉ करना सीखो, क्योंकि इक्वेटर से ही आपको पता चलेगा कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, रिलेटिव लोकेशन का आइडिया होता है। इसलिए जस्ट ड्रॉ योर इक्वेटर।
तो जब भी आप मानचित्र बनाए तो इक्वेटर को रेफरेंस मानकर। अब उसके बाद आप ये देखिए कि एक एक कॉन्टिनेंट लो, कि आज हम सिर्फ साउथ अमेरिका का प्रैक्टिस करेंगे, साउथ अमेरिका का। और ये नहीं कि बहुत ये कर दिया, देखो अब ये नहीं कि परफेक्ट मैप है, लेकिन इसमें कर्व का हमको आइडिया है, तो लगता है कि ये साउथ अमेरिका है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब ये नहीं कि उसका में एकदम फाइनर कर्व नहीं, जो मेजर कर्व है उसको आप बना करके इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बनाने लगोगे पार्ट बाय पार्ट। पहले जैसे साउथ अमेरिका बनाया, फिर एक बार जो है अफ्रीका बनाने की कोशिश की। टाइम भी इंपॉर्टेंट, अब ये नहीं कि एकदम गढ़ने लगे एकदम बढ़िया से, अब बढ़िया से गढ़े टाइम लगेगा, तो टाइम अगर आपका अधिक लग गया तो भी वो बेनिफिशियल नहीं है, तो क्योंकि इसकी ज़रूरत काफ़ी होगी जब आप पढ़ेंगे। जैसे अब जैसे मान लीजिए मुझे वायु राशि ही बतानी है, तो इसमें क्या है कि कहाँ कौन सी वायु राशि से अमेरिका अफ्रीका, इसमें तो ज़्यादा है नहीं अफ्रीका अमेरिका में, ज़्यादा आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये देखो एमपी है, यहाँ एमपी इज मूविंग टुवर्ड्स, तो ऐसा एक मैप बना दोगे तो यू विल गेट बेटर मार्क्स, आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कॉन्टिनेंट वाइज। और इंडिया का मैप का मैंने पहले ही बताया कि इसको भी पार्ट में बनाना सीखो। पहले साउथ वाला पार्ट करना सीखा, फिर ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल का एरिया है उसको बनाना सीखो, फिर नॉर्थ ईस्ट। आज जब तीनों पार्ट के कर्व का आइडिया हो जाए तब पूरा एक मैप बनाओ। तो पार्ट बाय पार्ट आप अगर करेंगे तो मैप मेकिंग जो है, वो मैप बनाने का जो स्किल है उसको आप कम समय में लर्न कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि परीक्षा के समय में ये लर्निंग नहीं हो सकती। तो डू इट, आप इसको एक बार जरूर करिए। सो एनसीईआरटी की बुक्स, देन माजिद हुसैन की किताब, देन आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, मैप एंड डायग्राम्स का अलग से नोट्स बनेगा और मैं वो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। लेकिन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से प्रैक्टिस मत करना, मतलब आपको दे दिया, मतलब आप आपके नोटबुक में भी वो प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप सब बना लेना उसके बाद कहना कि अब अटैच कर देते हैं ये सारा मैप्स एंड डायग्राम्स, तो वो आपको करना होगा। इंडिया जो है उसको भी पढ़ना शुरू करें। भारत का भूगोल बहुत आसान है, ठीक है, तो भारत का भूगोल जो है कम से कम बेसिक आप लोग जरूर पढ़ना शुरू कर दो। इसके साथ साथ ही भारत के भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की किताब, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये नहीं कि रेफरेंस के बुक में ले लिए और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसमें भी माजिद, ये पहले एनसीईआरटी, फिर कुछ मटेरियल के लिए एक्स्ट्रा के लिए जो इसमें कम है उसके लिए अगेन माजिद हुसैन। 11th 12th यार, कोई भी देखो ऑप्शनल के लिए जब भी एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 11th 12th। तो एनसीईआरटी भारत का भूगोल 2 है, एक तो मिलेगा फिजिकल इन्वायरमेंट 11th में और दूसरा मिलेगा 12th में जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, पीपल एंड इकोनॉमी। तो आप वो पहले पढ़ो, उसके बाद माजिद हुसैन का भारत का भूगोल आता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो कुछ बातें यहां से भी हम लोग करेंगे। तो हो गया एनसीईआरटी बुक्स, रेफरेंस बुक्स, इससे ज्यादा पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं। और इसमें भी सब नहीं पढ़ना है, इसमें भी सब नहीं पढ़ना है, बहुत सेलेक्टेड होकर के चीजों को करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना, मैप्स डायग्राम्स का अभ्यास करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप एग्जाम में कंफर्टेबल हो गए एंड यू कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, ठीक है। इसमें कैसे भारत के भूगोल में क्या करना है कि जितने भी एनसीईआरटी के मैप्स हैं एनसीईआरटी में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऑल द मैप्स। और जितने भी मैप्स हैं उसको आप हो सके जीरोक्स करा के रख ही लो, हर टॉपिक वाइज। सॉइल का एक मैप है, लेकिन बनाना नहीं है एग्जाम में, वैसे वो हम बताएंगे बनाना कैसे है, लेकिन आपके पास एक रेफरेंस के रूप में ये
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सारे मैप्स, और एक बार सिर्फ मैप भी आप अच्छे से देख के जाओ तो आपका टॉपिक 60-70% जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वो तैयार हो जाए। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में उस तरीके से नहीं है, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, बाद में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु का वर्गीकरण। देखिए, आप जलवायु पूरा जब समझ जाएंगे तब क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और ये फेवरेट एरिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। जलवायु समझेंगे तब ना जलवायु का वर्गीकरण समझेंगे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अब कोई शुरू करे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से, यहाँ लोग करता है, यहाँ जो मतलब जिसको आइडिया नहीं है वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ही पढ़ता है, कोपन और थॉर्नवेट रटता है, उसको ना तो ए का मतलब ठीक से पता होता है ना बी का मतलब पता होता है, वो रटता है और रट कर सोचता है कि ज्योग्राफी के विद्वान हो गए। और एग्जामिनर को आप धोखा नहीं दे सकते हो। द वे यू राइट आई कैन से यू डोंट अंडरस्टैंड। तो टीचर जो होता है ना, खासकर ज्योग्राफी जो पढ़ा है 10-12 वर्ष तक, कम से कम उसको उसकी आंखें ट्रेंड होती हैं। I can see without reading your answer, I can tell you your answer is good or bad, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग क्या करते, जलवायु वर्गीकरण से ही प्रारंभ करते, और जो कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो खुद, या खुद एग्जाम दिया हो, तो वो यहीं से शुरू करता है जलवायु वर्गीकरण, और उसको रटवा देता है। 2 वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, एक तो कोपन और दूसरा थॉर्नवेट। नाम ही थोड़ा सा थॉर्नी है और है भी। थॉर्नवेट, कोपन्स एंड थॉर्नवेट। तो जलवायु वर्गीकरण इन 2 लोगों का स्कीम है जिन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, ठीक है, स्कीम है। तो इसको समझने के लिए पूरा क्लाइमेटोलॉजी मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये इसीलिए बाद में दिया गया है, लोग इसको पहले पढ़ते क्योंकि ये एक प्रश्न आता ही आता है, कोपन का क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन बताइए, क्या आधार बताइए, उसके आधार पर मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स बताइए, प्रमुख जलवायु क्षेत्र बताइए। देखिए 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो आता है कि ये वर्गीकरण का आधार क्या है, बेसिस। दूसरा आता है कि इन्होंने जो क्लासिफाई किया तो उसके मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स बताइए, मुख्य जलवायु प्रदेश। मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। तो दोनों तरह के प्रश्न आते हैं, और कभी कभी दोनों का तुलनात्मक भी आता है, कंपैरेटिव एनालिसिस। दोनों के स्कीम का कंपैरिजन कीजिए, तुलनात्मक। ये 3 तरह के प्रश्न आते हैं। चूंकि अक्सर ये पूछा जाता है तो जो इनएक्सपीरियंस टीचर है वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ही पढ़ाएगा पहले, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्लाइमेट जानना ज़रूरी है। वो ये समझता है, उसने अपने भी लाइफ में यही किया होगा कि उसको पता नहीं है ना सिलेबस का, उसको मालूम है ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाओ, और आ भी जाता है तो लोग स्टूडेंट भी जानते बड़ा टीचर है, जो बोलता है वही आ जाता है। दिस इज अ बैड वे ऑफ टीचिंग, एंड जो समझता ही नहीं है, क्लाइमेट ही नहीं समझता, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कहाँ से समझेगा। वर्गीकरण जो है उसका बेसिस समझना जरूरी है, किस आधार पे किया गया, क्या इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या अच्छा है इसमें, क्या अच्छा नहीं है, क्या हो सकता है, थॉर्नवेट ने कैसे उसको किया। तो ये सारी चीज़ें वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। पहले तो क्लाइमेट को अच्छे से समझिए, कहाँ पे कौन सी वर्षा होती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ विंटर रेनफॉल होता है, अब आपको पता नहीं कहाँ विंटर रेनफॉल होता है, क्यों होता है, तो फिर क्या है कि फिर आप अच्छे से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आपने अच्छे से क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट को समझते हैं तो क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से समझेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट।
और क्लाइमेट समझने का क्या है, प्राइमरी बिंदु है कि आप ये समझते हैं कि ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है, ये पोलर है। पहला क्लासिफिकेशन यही है। लेकिन इससे क्या है कि लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे नहीं पता चलता, ये ग्लोबल लेवल का यस क्लासिफिकेशन। तो ये आपका है। उसके बाद जो सिलेबस में है वो है 2 टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा, लेकिन है आपके सिलेबस में। वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र। और दूसरा भी है इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर, भौम जल। ये एक्चुअली क्या था, भूतल जल भी लिखा है, ग्राउंड वाटर। देखिए ये क्या था, पहले जो हमारा पैटर्न था ऑप्शनल का, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कुछ शॉर्ट नोट्स पूछे जाते थे। ये सब टॉपिक शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बड़े प्रश्न जो हैं नहीं पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो इसलिए इन सब टॉपिक को आप शॉर्ट नोट्स की तरह लेकिन तैयार जरूर करके रखना है। मैंने पहले ही कहा है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी का, ताकि 3 प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल आप लिखने की स्थिति में हो। विथ मैप्स, डायग्राम्स, पॉइंट्स, एवरीथिंग शुड बी रेडी वेल बिफोर एग्जाम, और वो आपका हो जाएगा। और आपके हाथ से लिखा हुआ। देखो अगर आपने सारे टॉपिक पे अपने हाथ से क्वेश्चन का आंसर लिखा, मैप ड्रॉ किया, आप बताओ कितना समय लगेगा उसको रिवाइज करने में? आप उसको बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज आपने लिखा है ना, तो आपको पता है। लेकिन मान लो आप किसी का नोट्स है, तो आप समझ नहीं रहे हो किस तरह से लिखा हुआ है, आप उसे याद करने की चेष्टा करोगे। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है काफी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको करके जाना। ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि पहले तो आपको पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझना होगा, उसी के अंदर ग्राउंड वाटर का भी ये दिया हुआ है, ठीक है। और पूरा जो जल चक्र है, इसको अगर आप अच्छे से समझ गए, एक्चुअली ये टॉपिक उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है पूछने के लिहाज से, लेकिन थॉर्नवेट वो व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है। थॉर्नवेट का जो क्लासिफिकेशन है आप कभी नहीं समझ सकते हैं जब तक आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अच्छे से नहीं समझते हैं, क्योंकि उसका पूरा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसके डीपर अंडरस्टैंडिंग से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब थॉर्नवेट पढ़ाता हूं तो बैकग्राउंड में पहले आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ाता हूं, तब आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे थॉर्नवेट को। अदरवाइज थॉर्नवेट समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो, एंड वाई ही इज ट्राइंग टू से समथिंग जो कि बिल्कुल अनकन्वेंशनल है। इसलिए वो टफ भी लगता है, लेस यूज्ड है, पर थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन जो है बहुत स्पेशलाइज्ड यूज्ड है उसका, ठीक है। जैसे लोग उसको जो है यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, क्रॉप साइंटिस्ट हैं, वो यूज करते हैं, और बड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा गणितीय सूत्र बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला है। लेकिन देखिए फॉर्मूला से नहीं डरना है, फॉर्मूला के पीछे रन क्या कर रहा है। आप जो कंप्यूटर यूज करते हो, आप जो मोबाइल यूज करते हो, उसके पीछे कितना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। लेकिन आप क्या कह, आप उसको नहीं, आप सामने देखकर समझते हो कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो गणितीय जो सूत्र हैं उसको याद करने से पहले उसके पीछे है क्या ये जान लें, तो गणितीय सूत्र भी अच्छे से आराम से याद हो जाता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दोज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। स्टूडेंट उसको रटते हैं, आपको भी थोड़ा बहुत याद तो करना होगा, पर समझकर, तो समझकर याद करेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू, आपके लिए रिलेटिवली वो आसान होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है क्लाइमेटोलॉजी हो गया है ना। इतने ही टॉपिक हैं क्लाइमेटोलॉजी में, आप सिलेबस में देखिए। और क्लाइमेटोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ ले, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी हर बार। देखिए मैं बता देता हूं, जियोमॉर्फोलॉजी से 50 नंबर का प्रश्न आता है, 50 मार्क्स, और क्लाइमेटोलॉजी से
कम से कम 25 नंबर का आता ही है क्लाइमेटोलॉजी से। तो 75 नंबर आपका 75 मार्क्स सेक्शन 1 में इससे जुड़ा हुआ है। तो जियोमॉर्फो को टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया आपके सामने, जलवायु विज्ञान का हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग आज हाँ अच्छा कोई बात नहीं है, वो जल चक्र का ही जो है थोड़ा डीपर पार्ट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को अगर सिंपल लेवल पे देखिए तो हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल कर दें, यानी देखिए जल चक्र को दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो सरफेस पे, एक देख सकते हैं अंदर जो ग्राउंड वाटर, तो वो एक्चुअली है, ठीक है, हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल है। आप देखिए अंग्रेजी वाले में देखिएगा सही मिलेगा, अंग्रेजी है आपके पास, उसमें देखिए उसमें आपको सही उसका मिलेगा, उसने उसका अनुवाद जो है वो सही नहीं किया है। आप देखिए क्लाइमेटोलॉजी में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिखा है, हाँ, तो उसका उसने अनुवाद उस तरह से किया है, वैज्ञानिक चक्र ही है ये, है ना। उसमें क्या है, मतलब एक सिंपल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, और एक में जब आप ग्राउंड वाटर में कितना गया, कितना ओवरफ्लो हुआ, कितना जो है वो सीपिंग हुआ, और ग्राउंड में भी अलग अलग लेयर्स हैं, जहाँ वाटर एक्वीफर में जाता है, एक जो है वाटर वहाँ से फ्लो करता है। पूरा हाइड्रोलॉजी इज ए सेपरेट साइंस, सेपरेट। हमारे यहाँ पीएचडी करते थे तो लोग जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हाइड्रोलॉजी, अलग से हाइड्रोलॉजी में वो पीएचडी करते, तो पूरा मैथमेटिकल होता था। मैंने पीएचडी की थोड़ा ह्यूमन जैसा है, वो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है, तो बहुत लोग करते हैं एक स्पेशलाइज्ड साइंस, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको इसमें कैसे इसको समझना है, कैसे इसको करना है, और कैसे रिलेट करता है अन्य टॉपिक से, उसको भी हम बताएंगे। तो ये दो आपका हो गया अच्छे से, एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जो तीसरा टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, आप लोग भी थोड़ा देख करके भी आइएगा, पढ़ के भी आइएगा। वो है ओशनोग्राफी ना, आई थिंक समुद्र विज्ञान होगा, ठीक है। सॉइल एंड वेजिटेशन है, ये भी अच्छा है, सॉइल एंड वेजिटेशन। आप अगर क्लाइमेट समझते हैं तो क्लाइमेट बहुत बड़ा निर्धारक है कि सॉइल कैसा होगा और वहाँ पर किस तरह के वेजिटेशन ग्रो करेंगे। तो ये वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ना है, ये नहीं भारत का। ये क्या है, विश्व के मृदा वितरण, मृदा का निर्माण कैसे होता है, और वेजिटेशन में बेसिकली बायोम्स पढ़ने हैं। बायोम का मतलब हुआ जो कॉन्टिनेंटल लेवल पे जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसको पढ़ना है, ठीक है। और वो भी फिक्स दिया हुआ, 2-3 तरह के बायोम ही पूछे जाते हैं, ऑल्टरनेट करके हर बार पूछा जाता है ना। आप अगर देखिए तो एक समय में मॉनसून बायोम है और सवाना बायोम है। देखिए मॉनसून बायोम पढ़ना है, यस, और सवाना बायोम पढ़ना है, 2 बायोम पढ़ने हैं। तो वेजिटेशन में यही है 2, मॉनसून ये फॉरेस्ट बायोम है, एक तरह का वन है, और सवाना क्या है, जो ग्रासलैंड है। तो ये 2 बायोम के विषय में पढ़ना है, और मृदा के बारे में पढ़ना है, विश्व के मृदा के बारे में पढ़ना है कि किस तरह की मृदा का वर्गीकरण, मृदा का निर्माण, मृदा का वितरण। ये 3 एस्पेक्ट हैं सॉइल के निर्माण, फॉर्मेशन, जिसको सॉइल जेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इसका निर्माण के बाद इसका वर्गीकरण, मतलब इसका क्या क्या कितने तरह का मृदा होता है, और तीसरा पार्ट है इसका वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड ओवर, कहाँ पे कौन सी मृदा मिलती है। तो ये 3 एस्पेक्ट पे पूछा जाता है, छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट वन, हम लोग इसको करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग इसको करने से पहले महासागरीय विज्ञान यानी ओशनोग्राफी करेंगे, ठीक है। तो कल हम चर्चा ओशनोग्राफी की करेंगे कि उसमें क्या टॉपिक है, कैसे पढ़ना, और क्लाइमेटोलॉजी से वो बहुत रिलेट भी करता है। बहुत जगह पे एटमॉस्फेरिक और ओशनोग्राफी एक साथ भी बहुत लोग उसको पढ़ते हैं,
और उससे क्या है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दैट, हम लोग कल इसकी बात करेंगे। अब मुझे लगता है एनसीईआरटी की किताब आप लोग पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाए। मैंने कहा था 10 डेज, तो आज कौन सा हो गया, मेरे ख्याल से ट्यूसडे वी स्टार्ट ना, तो 8 दिन हो गया, 2-3 दिनों में हम ख़त्म कर देंगे। तो फिर एनसीईआरटी एक बार सारा स्टूडेंट ने अगर पढ़ लिया है तो हम टॉपिक से प्रारंभ कर देंगे, एक टॉपिक से। ठीक है, ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन। कुछ समय बाद हम 5 मिनट बाद आपका जीएस प्रारंभ करेंगे।